हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप लोगों की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होंगी। ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास में। आपको भी पता है कि नेवी ट्रेड्समैन मेट का जो एग्ज़ाम है या फिर इसके साथ में जो ड्राफ्टमैन हो गया, चार्जमैन हो गया, होगी तो एग्ज़ाम आपके अलग अलग डे पे, लेकिन हो जाएंगे, ठीक है। तो फरवरी में बताई जा रही है, जहाँ तक भी अभी तक हमारे पास में जो खबरें हैं बच्चे, उसके अकॉर्डिंग फरवरी में जो है आपका एग्ज़ाम हो जाना है। तो आपको बहुत अच्छे से तैयार रहना है। सारे जो पोर्शन हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। तो हम पिछले जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन भी करेंगे। उससे पहले हम वीकली करंट अफेयर को देख लेते हैं, ठीक है। वीक में क्या क्या खबरें आपकी रही इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बच्चे आपका एक सर्वे का रिजल्ट आया है। सर्वे हुआ है, इसे आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे है ये, ठीक है। नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार या फिर स्वच्छता सर्वे से कहा जा सकता है। हर साल ये होता है, ठीक है। हर साल किया जाता है, इस साल भी हुआ, और 2023 के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने हैं। इस पे ही आपका पहला प्रश्न आपको पूछा है कि 2023 के सर्वे के अकॉर्डिंग किस छावनी बोर्ड को सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। छावनी बोर्ड यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड, आप लोग शॉर्ट में जो है कैंटेरिया कहते हैं। तो सबसे स्वच्छ जो कैंटेरिया है वो कौन सा वाला है? इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश का महो, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो महो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो सबसे स्वच्छ कैंट एरिया पाया गया, ठीक है। इसके अलावा इस सर्वे में और भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और आपको याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, आपको याद रखना है कि जो शहर है, शहरों को जो है आपका डिवाइड किया गया। जो शहर है बच्चे जिनकी 1 लाख से ज़्यादा, ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष में ऐसे शहर जिनकी जो आपकी जनसंख्या है वो 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे अगर आप देखें तो उनमें से सबसे स्वच्छ शहर आपका आया है बच्चे आपका इंदौर और सूरत, ठीक है। इंदौर और सूरत जो है आपका ये आया है पहले नंबर पे। ये हमेशा पूछा जाता है। इंदौर जो है लगातार 7वीं बार जो है पहले नंबर पे है। इस बार उसके साथ में जो दूसरा शहर है वो पहले नंबर पे, वो है आपका सूरत, ठीक है। दूसरा आता है रैंक 3 जो आई है वो आई है आपकी नवी मुंबई की, ठीक है, नवी मुंबई की। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है इन शहरों का। ये वाली जो कैटेगरी है, एक तो आपको कैंट एरिया याद रखना है सबसे साफ, ये आपका महो कैंट एरिया, ठीक है, मध्य प्रदेश का। स्टेट भी याद रखना, ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके अलावा सबसे स्वच्छ शहर जो है आपका वो इंदौर और सूरत है, और तीसरे नंबर पे है आपका नवी मुंबई, ठीक है। उसके अलावा एक और आपको याद रखनी है बच्चे, वो है आपका बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर ये किसे मिला है? ये मिला है चंडीगढ़ को, ठीक है, चंडीगढ़ को मिला है। उसके अलावा ऐसे शहर जो कि गंगा के किनारे बसे हुए हैं, उन शहरों में सबसे साफ कौन सा है? ठीक है, गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में से सबसे साफ शहर, तो क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 1 तो आई है वाराणसी की, और रैंक 2 आई है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की, ठीक है। तो दोनों ही यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। हालांकि गंगा जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, गंगा जो है अलग अलग राज्यों से, सबसे पहले आपका उत्तराखंड आता है, फिर आपका यूपी आता है, फिर आपका बिहार आता है, झारखंड आता है, फिर आपका वेस्ट बंगाल आता है, और एक शाखा जो है आपके पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में भी जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में से सबसे स्वच्छ शहर किसे मिला है। अगला प्रश्न है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेलने पासपोर्ट इंडेक्स बच्चे ये देशों के वीज़ा को जो है रेट करता है, ठीक है। अब देखिए, इस पासपोर्ट इंडेक्स में क्या होता है कि किसी देश के लोगों को, जैसे कि हम भारतीय हैं, तो भारतीय लोगों को जो है आपका बिना वीज़ा के कितने देशों में जाने की जो है व्यवस्था है, ठीक है। हम कितने देशों में बिना वीज़ा के एक्सेस कर सकते हैं, इसके आधार पर जो है हमारी रैंक डिसाइड की जाती है। तो भारत की जो इस बार रैंक आई है वो है आपकी 80th, ठीक है, 80 जो आपका भारत का स्थान है। इसके अलावा आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले नंबर पर कौन सा है। इसका मतलब है सबसे ऐसे लोग कौन से हैं जिन्हें कि बहुत सारे देशों में जो है आपका बिना वीज़ा के जाने की अनुमति है। तो इस बार देखिए बच्चे, हमेशा वैसे इस रैंक में आपका एक या दो राज्य जो है पहले नंबर पे रहते हैं। इस बार एक या दो नहीं, बल्कि आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो एक साथ आपको देखने को मिल रहे होंगे कि 6 देश जो है आपके टॉप 1 पे हैं, ठीक है। 6 देश, फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर। यहाँ के लोग जो हैं, इन देशों के जो लोग हैं, वो आपका बिना वीज़ा के जा सकते हैं लगभग 194 जगह, ठीक है। 194 देशों में जो है यहाँ के लोग जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। भारत का जो रैंक है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 80वां नंबर आया है इंडिया का।
अगला है सबसे स्वच्छ गंगा शहर होने के लिए किस शहर ने रैंक हासिल की है। तो ये भी आपका अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि पहले नंबर पे आपका वाराणसी है और दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रयागराज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। ठीक है, अगला है युवा निधि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। युवा निधि योजना ये शुरू की गई है कर्नाटका के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक में बच्चे हाल ही में आपके चुनाव हुए थे और यहाँ पे जो है कांग्रेस जो है जीत करके आई है। कांग्रेस जीती है, आपकी सरकार बदली है तो मुख्यमंत्री भी बदले हैं। जो नए मुख्यमंत्री बदले हैं उनका नाम है सिद्धारमैया। नाम क्या है नए मुख्यमंत्री साहब का? इनका नाम है सिद्धारमैया। ठीक है, नाम याद रखना। जहाँ भी बच्चे चीफ मिनिस्टर चेंज होते हैं वो स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव होते हैं वो स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो है सिद्धारमैया नए सीएम बने हैं। इनके द्वारा जो है एक नई योजना की घोषणा की गई थी, जो कि इन्होंने चुनाव से पहले जो है लोगों को क्या किया था, लोगों के साथ में जो है इसका वायदा किया था। तो इन्होंने जो है अपना वादा पूरा किया है। इन्होंने एक ऐसी स्कीम लाई है जो कि बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, खासकर जो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए जो है आपका एक वित्तीय सहायता को लेकर के जो है एक स्कीम लाई है। ठीक है, अब वित्तीय सहायता का मतलब क्या है कि कुछ पैसे जो है लोगों को दिए जाएंगे। किन लोगों को दिए जाएंगे? स्टूडेंट को दिए जाएंगे। देखिए, जिन बच्चों ने डिग्री की हुई है, ऐसे बच्चे जिनके पास में डिग्री है और उनकी जॉब नहीं लगी है, अभी भी वो बेरोजगार हैं, उन्हें आपका हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है और वो अभी भी बेरोजगार है, उन्हें दिया जाएगा महीने का 1,500 रुपये। ठीक है, तो है ना ये अच्छी स्कीम? तो याद रखना इसे, युवा निधि योजना है, ये आपका कर्नाटक सरकार के द्वारा लाई गई है। किनके लिए है? उन युवाओं के लिए है जो कि पढ़ने लिखने के बाद भी बेरोजगार हैं। और हो सकता है कि इन युवाओं में से जैसे आपका डिग्री के बाद में किसी को मास्टर्स करना है, ठीक है, बैचलर डिग्री के बाद में, किसी को डिप्लोमा करने के बाद में डिग्री करनी है, ठीक है, या फिर किसी को सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी है, मतलब किसी भी उनके जो आपके नीड्स थे, उनकी जो वित्तीय जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जो है ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, अगला है आपका द बीज गेम। आपको याद हो बच्चे, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहली बार जो है भारत में बीच गेम का आयोजन किया गया है। अब मैंने आपको कहा था कि जगह का नाम याद रखना। द बीच गेम 2024 ये हुए कहाँ पे है? दीव में हुए हैं। ये हुए थे आपके दीव में। दीव कहाँ है बच्चे? दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, ये क्या है? ये आपका भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसी में जो आपका दीव नाम की जगह है बच्चे, ठीक है, तो दीव में एक आपका बीच आता है, उस बीच का नाम है आपका घोघला बीच। ठीक है, घोघला बीच में भारत के पहले बीच गेम का आयोजन किया गया। अब जो है बीच गेम आपके समाप्त हो गए हैं। अब जब कोई भी चैंपियनशिप समाप्त होती है तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। ठीक है, तो इस गेम में भी अगर आपको पूछा जाए कि कौन सी टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं या फिर कौन सा राज्य जो है पदक तालिका में सर्वोच्च पे रहा, वो है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की टीम ने टोटल 18 मेडल जीते बच्चे। ठीक है, टोटल 18 मेडल जीते हैं और 18 मेडल के साथ में वो इन खेलों के जो पदक तालिका है उसमें आपका पहले नंबर पे रहा। ठीक है, तो इसे याद रखना। 2024 में पहली बार बीच गेम का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? दीव में किया गया। दीव जो है आपका भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली, इनका जो है आपका एक स्थान है। यहाँ पे जो है एक बीच है जिसका नाम है घोघला बीच। घोघला बीच में हमारे जो युवा मंत्रालय के मंत्री जी हैं या फिर खेल मंत्रालय के जो मंत्री जी हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनके द्वारा जो है इन खेलों का आयोजन किया गया था, इनका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इतनी भी आपको पुरानी जानकारी भी याद रखनी साथ साथ में। अगला है आपका भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा है? भारत का पहला, एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क जो है आपका खुला है। कहाँ पे खोला गया है? पेंच टाइगर रिजर्व में। अब पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पेंच टाइगर रिजर्व है आपका महाराष्ट्र में। याद रखना बच्चे, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में है, याद रखना इसने। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। यहाँ पे जो है भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है बनने जा रहा है। आप सोचेंगे कि डार्क स्काई पार्क होता क्या है? डार्क स्काई पार्क जो है आपका एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो नेचुरल डार्कनेस है, नेचुरल डार्कनेस, जब शाम के बाद में अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, सूर्य का प्रकाश गायब हो जाता है, ठीक है, हम उस अंधेरे को जो है आपका कम करने के लिए क्या करते हैं? आर्टिफिशियल लाइट का इस्तेमाल करते हैं। रात में हम बल्ब जला लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से जो है उजाला रखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे उससे कहीं ना कहीं
कहीं जो हमारा इन्वायरमेंट है वो आपका असंतुलित होता है। ठीक है, अब प्रकृति तो बनाई इस तरीके से गई ना, पृथ्वी में जो है 12 घंटे का दिन, हमारे यहाँ पे जो है आपका 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती है, उसका अपना अपना एक जो है आपका रीज़न है, उसके कारण ही पूरी की पूरी दुनिया जो है जैसे चलती आ रही है वैसे चलती है। ठीक है, तो ये जो आपका नेचुरल फिनोमिना है रात का अंधेरा, उसे जो है आपका संरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उसे जो है कंजर्व करने के लिए जो है आपका इस तरीके से स्पॉट बनाए जाते हैं। तो ये जो आपका पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे रात के अंधेरे को सुरक्षित करने के लिए भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूज़ भले ही इतने इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन ये जगह बच्चे आपको याद रखनी है। पूछा जाएगा कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। अगला एक पुस्तक है और इसके 2 राइटर हैं। ठीक है, एक बुक है, इन्हें लिखा है 2 आदमियों ने। ठीक है, 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। पहले बुक का नाम देखते हैं, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ठीक है, गांधी जी के ऊपर है, नाम से ही पता चल रहा है कि किताब जो है आपकी गांधी जी के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। अब ये जो बुक है बच्चे, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, इसमें 2 राइटर है। जो ज़्यादा फेमस राइटर है उनका नाम है MJ अकबर। आपको इनका नाम याद रखना है, MJ अकबर ने ये लिखी है। और इनके साथ इनका जो सहयोग किया है, इनका जो साथ दिया है, उनका नाम है के नटवर सिंह। ठीक है, तो के नटवर सिंह और MJ अकबर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। अगला है आपका एक और टाइगर रिजर्व। अभी हमने पेंच टाइगर रिजर्व पढ़ा, एक और टाइगर रिजर्व है, ये है आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अब अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, पहले तो ये याद रखना, ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पे बच्चे, तमिलनाडु। ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ये क्यों खबरों में रहा है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में या फिर तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस जगह में, यानी कि इस टाइगर रिजर्व में बच्चे आपका जो यहाँ की मूल प्रजातियां हैं पौधों की, ठीक है, पौधों की जो मूल प्रजातियां हैं, मूल प्रजाति का मतलब क्या है कि जो पौधे यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हैं, ठीक है, उन्हें जो है आपका उनका प्लांटेशन करेगी। और यहाँ पे जो आपकी हानिकारक पौधे हैं, हानिकारक पौधे, कुछ पौधे ऐसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने गेहूं के खेत देखोगे, तो गेहूं के खेत के अंदर जो है आपका एक बड़ा ही पौष्टिक खरपतवार उगता है, बथुआ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वो बथुआ बच्चे आपके लिए, हमारे लिए तो सब्जी के रूप में काम आता है, लेकिन वो गेहूं के लिए जो है आपका हानिकारक माना जाता है। ठीक है, तो खरपतवार ऐसे जो किस्में हैं उन्हें हम खरपतवार कहते हैं, जो कि हमारी जो एक्चुअल फसल है उसे जो है आपका क्या करने का काम करती है, नुकसान देने का काम करती है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपका अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अंदर भी आपका एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। देखिए प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रिप्लेसिव इनवेसिव स्पीसीज प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इनवेसिव स्पीसीज क्या है, आक्रामक प्रजातियां, किसकी आक्रामक प्रजातियां, किसकी, पौधे की। ठीक है, पौधे की ऐसे प्रजातियों को यहाँ से हटाना है कि जो यहाँ की मूल प्रजातियों को हानि पहुंचा रही हो। ठीक है, उन्हें हटा करके जो है उन्हें रिप्लेस किया जाएगा और यहाँ की जो मूल पौधे हैं उन्हें यहाँ पे प्लांट किया जाएगा। ठीक है, तो ये काम करने के लिए जो है प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है इस टाइगर रिजर्व के अंदर। अब इस टाइगर रिजर्व को, इस स्टेट को, तमिलनाडु का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्हें ये प्रोजेक्ट चलाए जाने के लिए जो है पैसा कहाँ से दिया जा रहा है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापन आक्रामक प्रजाति परियोजना के लिए कौन सा वित्तीय संस्थान है जो कि सहायता प्रदान कर रहा है, पैसा कौन देगा, तो पैसा देगा बच्चे नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड के द्वारा उन्हें पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद में ये इन्हें क्या करेंगे, जो आपके खराब पौधे हैं उन्हें रिप्लेस किया जाएगा यहाँ के मूल प्रजाति के पौधे से। ठीक है, अगला है आपका मकर विल्लकू उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है। अब नाम याद रखिएगा, मकर विल्लकू उत्सव। मकर विल्लकू उत्सव, आप लोग अगर नॉर्थ इंडिया से हैं बच्चे, तो नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में जो है आपका एक त्यौहार अभी कुछ दिनों पहले आया था जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति यहाँ पे बड़ी ही अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, खिचड़ी का त्यौहार भी हमारे यहाँ इसे कहा जाता है। तो मकर संक्रांति को ही आपका दक्षिण भारत के एक राज्य में, दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है, केरला है बच्चे। ठीक है, मकर संक्रांति को ही केरल में जो है आपका मकर विल्लकू के नाम से मनाया जाता है, याद रखिएगा इतना। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। अब केरल में जो है आपका इस त्योहार को मनाए जाने के लिए एक पर्टिकुलर मंदिर को चुना गया है। कौन सी मंदिर है, यही पूछा है आपको। मंदिर का नाम है सबरीमाला टेम्पल। ठीक है, तो देखिए सबरीमाला टेम्पल आपकी केरल में है, केरल में आपका मकर विल्लकू फेस्टिवल मनाया जाता है। हो गया। अब ये जो 3 मंदिर है ये भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ है। सबसे पहले मीनाक्षी मंदिर है जो कि मदुरई में है, मदुरई आपका तमिलनाडु में है, याद रहिएगा इतना, तमिलनाडु में। उसके बाद है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ है आपका उत्तराखंड में। उसके बाद आपका काशी विश्वनाथ, ये आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
अगला है, हाल ही में नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, नेवल ऑपरेशंस के, ठीक है, ये है नेवल ऑपरेशंस के नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया है। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम है वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। ठीक है, वाइस एडमिरल, एडमिरल के बाद जो पोस्ट आती है वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को जो है आपका चुना गया है नौसेना संचालन के महानिदेशक के रूप में। अगला है, 2024 में किस टेलीविजन सीरीज ने कॉमेडी सीरीज के लिए एमी पुरस्कार जीता है। अब देखिए, एक और बच्चे इंटरनेशनल अवार्ड है, 3 इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि आपको आप लोग याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका ऑस्कर है जो कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, एक आपका बाफ्टा है, बाफ्टा, बाफ्टा भी जो है आपका टेलीविजन और सिनेमा दोनों के क्षेत्र में दिया जाता है। और एक है आपका एमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार जो है आपका, ये जो टेलीविजन सीरीज होती है बच्चे, टेलीविजन सीरीज, इनके फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, एमी पुरस्कार। अब हाल ही में जो है एमी पुरस्कारों की घोषणा हुई। बहुत सारी कैटेगरी इसमें होती हैं। ठीक है, आपको जो याद रखनी कैटेगरी, एक ये कैटेगरी याद रखिएगा कि आपकी सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज, ठीक है, कॉमेडी सीरीज का जो खिताब है वो किसे मिला है। तो ये मिला है द बियर को। ठीक है, द बियर। एमी अवार्ड याद रखना 2024 जो आपका कॉमेडी सीरीज है, बेस्ट कॉमेडी सीरीज, वो मिला है द बियर को। अगला है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का विषय क्या है। पहले तो इस फेस्टिवल के बारे में, इस महोत्सव के बारे में ये याद रखना कि बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में भारत के द्वारा आयोजित करवाए जाने वाला ये सबसे बड़ा महोत्सव है। ठीक है, नाम है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। सबसे आप कह सकते हैं लार्जेस्ट जो है आपका ये इवेंट है। अब इस बार यानी कि 2023 के नाम पे हो रहा है, लेकिन 2024 में हो रहा है। ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो याद रखना जगह का नाम हरियाणा। ठीक है, स्टेट का नाम याद रखना, हरियाणा के द्वारा इसका आयोजन करवाया जा रहा है। दूसरा है कि इसका थीम क्या रखा गया है। इसका जो विषय रखा गया है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। ठीक है, याद रखना इतना, अमृतकाल से याद रखना। अमृतकाल जो है आपका, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है, कैसे लोग जो है इसकी तरफ पहुंच रहे हैं, वो जो है इसका विषय रहा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फेस्टिवल, विज्ञान महोत्सव आपका कहाँ पर हुआ है, हरियाणा में हुआ है। अगला है, एक वैक्सीन है बच्चे। अब वैक्सीन का तो आपको नाम याद नहीं रखना है। वैक्सीन का नाम आपका है CHADOX1। ठीक है, ये जो वैक्सीन है ये एक बीमारी के लिए बनाई गई है। अब ये बीमारी अगर आपने कभी सुनी हो, इस बीमारी का नाम है निपा। ठीक है, निपा वायरस। कोविड से पहले जो है, कोरोना से पहले जो है आपका निपा वायरस ने जो है परेशान किया हुआ था, निपा वायरस। लेकिन कोविड जो है आपका इस तरीके से फैला, बहुत महामारी बन गई। ठीक है, उसके बाद में जो है आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग कंपनी के द्वारा जो है कोविड का, कोरोना का वैक्सीन बनाया गया। लेकिन उससे पहले आई बीमारी निपा, इसने भी लोगों को परेशान किया था। हालांकि महामारी के लेवल तक ये नहीं फैली हुई थी, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है बच्चे जिसका अभी तक वैक्सीन नहीं बना है। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स है वो सेम आपके कोरोना के जैसे हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोगों को जो है सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। लेकिन इसका एक और जो है आपका घातक जो है आपका सिम्टम्स है, ये क्या करता है बच्चे, जो निपा वायरस है, जब लोगों को बहुत सीवियर हो जाता है तो लोगों का जो ब्रेन होता है ना, दिमाग, उसमें जो है स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा घातक जो है इसका जो सिम्टम्स है। निपा वायरस का अभी तक जो है कोई वैक्सीन नहीं बना है। पहली बार जो एक कंपनी है, ग्रुप है, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप, इन्होंने जो है निपा वायरस का एक वैक्सीन बनाया है। ठीक है, लेकिन अभी इस वैक्सीन को अभी लोगों पे इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली है। अभी हाल ही में जो है ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि इसके जो ह्यूमन ट्रायल है, आप लोगों को पता है जब भी आपकी वैक्सीन बनती है, कोई भी दवाई बनती है, पहले उसे जानवरों पे ट्राई किया जाता है, उसके बाद जो है आपका लोगों पे उसे ट्राई किया जाता है। तो अभी हाल ही में जो है इस कंपनी के द्वारा इस वैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल है वो शुरू किया गया है। ठीक है, लोगों पे जो है इसका प्रयोग जो है शुरू किया गया है। इसीलिए थोड़ा सा ये आपका जो वायरस है ये आपका चर्चाओं में आया है। ठीक है, ये बहुत पहले का जो वायरस है बच्चे, लगभग आपका 1999 तभी आपका देखा गया था। इसका नाम ही जो है आपका जगह के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो मलेशिया और सिंगापुर
इन दो देशों में ये सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, मलेशिया में एक जगह है जिसका नाम है निपा। ठीक है, निपा नाम का यहाँ पे एक गांव है, उस गांव के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है, क्योंकि यहीं पे जो है आपका सबसे पहले देखा गया था। सबसे पहले ये देखा कहाँ पे गया था, ये जो आपके जो घर में लोग सुअर पालते हैं ना, जो आपका डोमेस्टिक पिग होता है, उसमें ये सबसे पहले देखा गया था। और इसका जो घर है, मतलब ये नेचुरल रूप से पाया कौन से जानवर में जाता है, तो ये आपका जो फल खाने वाले चमगादड़ होते हैं। ठीक है, जो बच्चे आपका फ्रूट बैट होता है, जो फल खाने वाला चमगादड़ होता है, उसमें जो है आपका प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो उससे जो है किसी तरीके से जो है आपका जो आपके घरेलू जानवर होते हैं जिन्हें आप घर में पालते हैं, ये उसमें आता है, और उससे जो है आपका ये इंसान में आ जाता है। अच्छा, एक और टर्म है यहाँ पे, एक जो ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसानों को फैलती हैं, उन बीमारियों को जो है आपका एक नाम दिया जाता है। तो वो नाम भी याद रखिएगा। जो निपा बीमारी है बच्चे, जो निपा वायरस है, वो आपका एक जूनोटिक डिजीज़ है। ठीक है, ये आपका एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जूनोटिक डिजीज़ मतलब ये होता है कि जो आपके पालतू जानवर से बीमारी आपको आ जाए। ठीक है, इंसानों को उसके पालतू जानवर से होने वाली बीमारी को कहा जाता है जूनोटिक डिजीज़। तो निपा वायरस भी आपका क्या है, एक जूनोटिक डिजीज़ है, जो सबसे पहले जो घरेलू सूअर है उससे जो है इंसानों को हुई थी, और अभी तक इसका वैक्सीन नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना। अगला है एक्सरसाइज अयुत्या। भारत और किस देश के बीच में पहला नौसैनिक अभ्यास है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। भारत और कौन से देश के बीच में होने वाला पहला नौसैनिक अभ्यास है एक्सरसाइज अयुत्या। एक्चुअल में ये जो देश है आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड है, थाईलैंड एशियन कंट्री है। ठीक है, एशिया का देश है। और दूसरा क्या है कि थाईलैंड और जो इंडिया का कल्चर है बच्चे, जो थाईलैंड देश है और जो भारत देश है, दोनों का जो कल्चर है, दोनों की जो संस्कृति है, दोनों का जो आपका इतिहास है, वो थोड़ा सा क्या करता है, हमारे रिलीजन, हमारी चीज़ें जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज अयुत्या है, जो नाम आपको मिल रहा है अयुत्या, ये एक्चुअल में यहाँ पे एक शहर है, एक कल्चरल सिटी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कल्चरल सिटी जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, वो है आपका अयोध्या। ठीक है, एक धार्मिक शहर है अयोध्या। ठीक है, तो बच्चे अयोध्या और अयुत्या, ये दोनों ही शहर जो है आपका, ये थाईलैंड का है और ये आपका इंडिया का है। दोनों ही शहरों को जो है आपका, ये आप कह सकते हैं कि दोनों को डिनोट करता हुआ, या फिर दोनों को जो है आपका ये संकेत करता हुआ ये एक्सरसाइज का नाम रखा गया है। और पहली बार ये एक्सरसाइज हुआ है आपका, अभी नहीं हुआ ये आपका दिसंबर 2023 में था, लेकिन अभी आपका चर्चाओं में आया है, तो इसीलिए हम इसे अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना एक्सरसाइज अयुत्या जो है, ये भारत के बीच में, थाईलैंड के बीच में होने वाला पहला नौसैनिक अभ्यास है। हुआ कहाँ पे है, ये हुआ है आपका हिंद महासागर में, हिंद महासागर में। और ये जो नाम रखा गया है, ये डिनोट करता है एक शहर को जो कि थाईलैंड के अंदर है। और सिमिलर जो हमारे अंदर से, जो हमारे देश में जो है शहर है, वो है आपका अयोध्या। ठीक है, अगला है आपका विश्व प्रसिद्ध बारगढ़ धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बारगढ़ की धनु यात्रा फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आप लोग देखते भी होंगे कि जो फेस्टिवल है या मेले हैं वो कितने पड़े जाए, क्योंकि हर राज्य में जो है आपका बहुत सारी, हमारा बच्चा संस्कृति ऐसी डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, है ना। हमारे देश के कल्चर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। तो बहुत सारे फेस्टिवल मिलेंगे, बहुत सारी जो है आपको इस तरीके से मेले मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कौन से वाले याद रखने, कौन से वाले नहीं रखने। तो अधिकतर आप लोग देखें, जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है, आपको वो फेस्टिवल पूछे जाते हैं जो कि आपका करंट में हुआ हो, ठीक है, जो आपके थोड़ा सा चर्चाओं में रहा हो। तो हाल ही में आपका धनु यात्रा फेस्टिवल मनाया गया। कहाँ पर मनाया जाता है ये मनाया जाता है उड़ीसा में बच्चे। उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है बारगढ़, ठीक है, उड़ीसा में जगह है जिसका नाम है बारगढ़। बारगढ़ में आपका जो है धनु यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। लगभग 11 दिनों का होता है ये, ठीक है, 11 दिनों का होता है। दूसरा क्या है इसके बारे में, 11 डेज का ये सेलिब्रेशन होता है। दूसरा है कि इसमें आपका मुख्य किरदार जो होता है वो कौन होता है, तो इसमें बच्चे जो श्री कृष्ण भगवान के जो मामा थे कंस, ठीक है, कंस जो है यहाँ पे आपका मुख्य किरदार होता है, ठीक है। कंस के अलावा आपको यहाँ पे जो है कृष्ण की कहानियाँ भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, कृष्ण लीला भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन ये जब शुरू हुआ था, अभी तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो पौराणिक कथाएँ हैं, श्री कृष्ण से रिलेटेड जो आपकी कथाएं हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लेकिन एक्चुअल में जब ये आपका शुरू हुआ था ना, ये आपका एक तरीके से सेलिब्रेशन था। जब देश आज़ाद हुआ था 1947 1948, तो देश की आज़ादी को लेकर के जो सेलिब्रेशन हुआ था वो इस तरीके से यहाँ पे हुआ था बारगढ़ में, ठीक है। अब देश तो आज़ाद हो गया, सेलिब्रेशन ज़्यादा लंबे
टाइम तक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में इसे कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, आज की डेट में ये जो है, ये जो आपका फेस्टिवल है बच्चे, ये आपका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फेयर माना जाता है। ठीक है, खुले में जो है आपका आयोजित होता है। ठीक है, और सबसे बड़ा इसे जो है आपका मेला माना जाता है। तो धनु यात्रा महोत्सव याद रखना, उड़ीसा के बारगढ़ में सेलिब्रेट हो रहा है, 11 दिनों का है ये। ठीक है, इसमें जो आपका मेन कैरेक्टर है वो आपका कंस। अगला आपको एक रैंकिंग याद रखनी है। रैंकिंग है बच्चे स्टार्टअप रैंकिंग 2022, 2022 की स्टार्टअप रैंकिंग। अब स्टार्टअप रैंकिंग 2022 आपकी रिलीज की गई। इसमें आपकी दो कैटेगरी हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक है आपकी कैटेगरी ए, एक है आपकी कैटेगरी बी। अब कैटेगरी ए वो है जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन वाले राज्यों को रखा गया है। ठीक है, 1 CR से ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है। दूसरी जो आपकी कैटेगरी है, इसमें वो राज्य रखे गए हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। ठीक है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब दोनों ही कैटेगरी में फिर आपका जो है अलग अलग श्रेणियों में जो है पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पूछा है कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले श्रेणी में बी राज्यों में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर। तो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन किया है कैटेगरी बी में, वो क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। दूसरा आपको याद रखना है कि कैटेगरी ए में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले राज्यों में? तो ये क्या है? गुजरात ने। ठीक है, ये किसने किया है बच्चे? गुजरात ने। तो ये थोड़ा सा याद रखना। स्टार्टअप रैंकिंग 2022, इसमें आपकी दो कैटेगरियों में जो है आपका ये रैंक आई है। एक आपका कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है। यहाँ पे तो कैटेगरी बी का सवाल है, ये सवाल आपका कैटेगरी ए का भी हो सकता है। ठीक है, याद रखना इसे। अगला है आंध्र प्रदेश की पारंपरिक छाया कठपुतली कला क्या है? अब आंध्र प्रदेश की पारंपरिक छाया कठपुतली आपको क्यों पूछा गया है? देखिए, इस प्रश्न का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है? अभी हाल ही में बच्चे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा आंध्र प्रदेश जो है विजिट किया गया। ठीक है, उनके द्वारा जो है यहाँ पे आपका एक मंदिर में विजिट किया गया, और उन्होंने जो है ये जो कठपुतली नाच होता है, यहाँ पे एक पारंपरिक कठपुतली नाच है। और कठपुतली नाच जो है भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो आपका छाया कठपुतली हो गया, शेडो। ठीक है, एक आपने देखा होगा स्ट्रिंग वाला, जो सबसे ज्यादा बच्चों ने देखा होगा, धागे से जो कठपुतलियों का नाच होता है। ठीक है, वो होता है आपका स्ट्रिंग वाला। ठीक है, और एक होता है आपका जैसे लकड़ी के डंडे से या फिर किसी लोहे की रॉड से जो है कठपुतलियों को नचाया जाता है, उसे कहते हैं रॉड पपेट्री। ठीक है, और रॉड से जो है कठपुतलियों का नाच किया जाता है। तो 3 प्रकार की होती हैं। अब जो ये आंध्र प्रदेश में है पारंपरिक छाया कठपुतली, इसमें आपका शेडो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, छाया दिखाई जाती है। तो इसका जो है आपका आनंद लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसीलिए आपका ये चर्चा में था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की जो पारंपरिक छाया कठपुतली है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं थोलू बोमलता। ठीक है, याद रखना बच्चे, थोलू बोमलता क्या है? ये जो है कठपुतली नाच है। किस प्रकार का? छाया कठपुतली नाच है। कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है, इतना याद रखना। अगला है हाल ही में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले 35 वर्षों में पहले भारतीय पुरुष कौन है? अब देखिए, ग्रैंड स्लैम ये कौन से खेल का शब्द है? ये शब्द है आपका टेनिस का। टेनिस जो खेल है बच्चे, इसमें आपका 1 साल में 1 ईयर में जो है आपके 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम में जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के बाद में होता है विंबलडन, और विंबलडन के बाद होता है आपका US ओपन। ये होते हैं साल में 4। अब ये साल शुरू हो गया है, तो इस साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये आपका शुरू हो चुका है। अब ये शुरू हो चुका है, तो इसमें जो है एक भारतीय खिलाड़ी ने हिस्सा लिया है। और उन्होंने क्या किया है बच्चे? उन्होंने जो है एक सीडेड खिलाड़ी को, जिन्हें कि वर्ल्ड लेवल पे कोई ना कोई रैंक मिली है, इनका पहले नाम जान लेते हैं। इनका नाम है सुमित नागल। ठीक है, तो बच्चे अभी तो ये अभी आपका चल ही रहा है, इनकी जर्नी अभी कंटिन्यू है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन उन्होंने हाल ही में जो है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग 27 वाले खिलाड़ी को हरा दिया है, और ये पहुँच गए हैं नेक्स्ट अपनी स्टेज में। ठीक है, तो याद रखना, इनका नाम है सुमित नागल। सुमित नागल पूछा जाएगा कौन से खेल के खिलाड़ी हैं, तो ये आपके टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब आपका देखते हैं, दुआ करेंगे कि ये जो है आपका ज़्यादा तक पहुँचे, फाइनल तक पहुँचे, फाइनल में जो है फाइनल जीत करके भी आए। लेकिन अभी इनकी जर्नी जो है कंटिन्यू है। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी आपका चल ही रहा है। ठीक है, तो दूसरे हफ्ते देखेंगे कि ये आपका कहाँ पे ख़त्म हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला है बच्चे, पाक्के टाइगर रिजर्व में कौन सा आदिवासी समुदाय पाक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाता है?
देखिए, इसमें जो शब्द आप लोगों ने सुना है वो है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल आप लोगों ने सुना, कहाँ पर मनाया जाता है? ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड। ठीक है, उत्तर पूर्व राज्य है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस एक फेस्टिवल है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब इसका पूरा नाम देखिए, ये आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड वाला नहीं है, इसका नाम देखिए, ये है आपका पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसका पूरा नाम अलग है। ये आपका पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? पक्के टाइगर रिजर्व में सेलिब्रेट किया जाता है। अब पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बचे। ठीक है, ये भी आपका नॉर्थ ईस्ट का ही एक राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो है टाइगर रिजर्व है और इस टाइगर रिजर्व के अंदर एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, जनजातीय समुदाय है, जिसके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो कौन सा समुदाय है, ये प्रश्न में पूछा हुआ है। ये समुदाय का नाम है आपका निशी ट्राइब। ठीक है, निशी जनजाति के लोगों के द्वारा ये वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर? टाइगर रिजर्व का नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। तो 3 चीज़ें हो गई आपकी, क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। जो आपका पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। तीसरा प्रश्न आता है कि निशी ट्राइब कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो निशी ट्राइब का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो 3 प्रश्न हो गए आपकी एक ही खबर में। ठीक है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 5 शतक बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? दुनिया का पहले बल्लेबाज जिसने T20 में, T20 यानी कि जिसमें 20-20 ओवर का मैच होता है बच्चे। ठीक है, तो 20-20 ओवर वाले टूर्नामेंट में, इस फॉर्मेट में जो है आपका T20 फॉर्मेट में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाला खिलाड़ी, ये रिकॉर्ड किसके नाम आ गया है? ये रिकॉर्ड आया है भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के नाम पे। ठीक है, इनके जो है टोटल 5 सेंचुरी हो गए हैं। इन्होंने कौन से खिलाड़ियों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो इससे पहले जो है आपका सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव भारत के ही खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं आपके ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इन दोनों के ही जो है 4-4 शतक थे, इनके भी 4 थे, इनके भी 4 थे, और दोनों का रिकॉर्ड ब्रेक किया है रोहित शर्मा ने। इनके जो है 5 शतक हो गए हैं और ये T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हो गए हैं रोहित शर्मा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2024 में महतारी वंदना योजना शुरू की है? एक और योजना जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक और स्कीम बचे जिसमें आपका इकोनॉमिक असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट, वित्तीय सहायता, कुछ भी कह सकते हैं, वित्तीय समावेशन। ठीक है, तो इन्हें जो है आपका वित्तीय हेल्प की जा रही है। किसे? पहले देख लेते हैं कि योजना है किसके लिए, उसके बाद देखेंगे कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है। महतारी वंदना योजना ये किसके लिए बचे? ये है आपका महिलाओं के लिए, ये है आपकी वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत महिलाओं को 1 साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 12,000 रुपये दिए जाएंगे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएगा, तो 12 महीनों में 12,000 रुपये। ठीक है, अब ये योजना लाई किसने है? ये योजना लाई है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। अगला, विश्व के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान आईटी सर्विस ब्रांड पर ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस भारतीय कंपनी की रैंकिंग सर्वोच्च है? देखिए, एक बच्चे आपका रिपोर्ट जारी हुई है, जिस रिपोर्ट को जारी किया है ब्रांड फाइनेंस ने। ब्रांड फाइनेंस, 1 सेकेंड। देखिए, एक रिपोर्ट जारी की गई है, विश्व के दुनिया के सबसे 10 सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल आईटी जो कंपनियां हैं, आईटी ब्रांड। ठीक है, इनकी एक लिस्ट जारी की है। लिस्ट जारी किसने की है? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो इस लिस्ट में जो है आपका वो भारतीय कंपनी कौन सी है जो कि आपकी सर्वोच्च स्थान पे है? ठीक है, तो पर पूरी लिस्ट ही देख लेते हैं कौन है टॉप 10 कंपनियां। देखिए, पहले नंबर पे आप लोगों को दिख रहा होगा एसेंचर।
ठीक है, ये एसेंचर कंपनी है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कंपनी है बच्चे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो भारत की पहले नंबर पे कंपनी है आपकी TCS। ठीक है, तीसरे नंबर पे भी आप लोग देखेंगे इन्फोसिस है, ये भी इंडिया की कंपनी है। एक और इंडिया की कंपनी है जो 7वें नंबर पे है, ये है आपका विप्रो। ठीक है, एक और इंडिया की कंपनी है जो 8वें नंबर पे है, ये आपका HCL। तो टॉप 10 में जो है आप लोगों को दिख रहा होगा कि 4 भारतीय IT कंपनियां हैं। ठीक है, जिनमें सबसे ऊपर कौन है, दूसरे नंबर पे है TCS। ठीक है, और चारों को नाम याद रखना, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं टॉप 10 में। ठीक है, लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं उनमें से आपका सर्वश्रेष्ठ नंबर पे है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यानी कि TCS। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में सुरक्षित आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, एक मोबाइल इकोसिस्टम है, एक आप इसे कह सकते प्रोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, ऐप प्रोग्राम, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। नाम है इसका संभव। अब ये जो संभव है बच्चे, ये क्या है, ये जो है आपका एक सुरक्षित मतलब कि सेफ। ठीक है, सेफ का मतलब क्या होता है, सेफ का मतलब आपको पता है कि हमारा जो डेटा है, हम जो चीज़ें देख रहे हैं फ़ोन में, हम जो चीज़ें इधर से उधर भेज रहे हैं, वो आपका सेफ नहीं है, वो कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा है। आप लोग क्या यूट्यूब में देखते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को पता है। आप लोग क्या गूगल पर सर्च करते हैं, वो किसी तीसरे व्यक्ति को पता है। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं बच्चे, वो आपसे, आपके सामने, या फिर आपको कोई फ्रेंड होगा, आपको कोई बहुत करीबी कोई इंसान होगा, वो आपके बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना कि आपकी जो फ़ोन की कंपनियां वो जानती होंगी। व्हाट्सएप में किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो भी सारी की सारी चीज़ें सेफ नहीं है। ठीक है, तो बच्चे आपके डेटा को जो है आपका सुरक्षित रखने के लिए, हम तो चलिए हमारे डेटा का कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जो आपकी इंडियन आर्मी है, ठीक है, जो हमारे रक्षा बल है बच्चे, उनकी जो आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, वो लीक नहीं होनी चाहिए। ऐसे काम के लिए जो है आपका आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव नाम से लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है आपका इंडियन आर्मी ने। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, भारतीय सेना के द्वारा जो है आपका अपने सैनिकों के लिए, ठीक है, अपने सैनिकों के लिए, अपने लिए जो है आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम संभव है। और ये आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन, आपने देखा होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ये क्या चीज़ होती है। आपने कभी व्हाट्सएप इस्तेमाल किया है, वहाँ पे बच्चे आपकी जो चैटिंग होती है, आप जब कभी उसमें जाए, सेटिंग में जाएंगे, तो सेटिंग में जो है आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन ऑन आता है। ठीक है, हमेशा ये ऑन होता है। ऑन का मतलब क्या है कि आप किसी को क्या बात भेज रहे हैं, कोई आपको क्या बात भेज रहा है, ये आपका हमेशा इनक्रिप्टेड होगा। इनक्रिप्टेड का मतलब क्या है कि इसे कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक सेफ्टी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यही सेफ्टी प्रोसेस जो है आपका संभव नाम से लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इतना याद रखना कि किसने लॉन्च किया है, भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है आपका, हर वर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस बच्चे, इंडियन आर्मी डे, आपका सेलिब्रेट किया जाता है 15 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बच्चे राजस्थान में ही होता है, लेकिन राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया है, ये बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। अगला है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। देखिए, अभी हमने क्रिकेट के 2 रिकॉर्ड पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ा इंटरनेशनल T20 जो आपके मैचेस होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाला बल्लेबाज वो है रोहित शर्मा। ठीक है, अभी जो आप नया रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं, ये है आपका ODI में, ODI वन डे इंटरनेशनल में, ODI मैचेस में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाला गेंदबाज। 7 विकेट का मतलब क्या है, एक ही मैच में जो है आपके कितने विकेट होते हैं, 10 विकेट होते हैं। ठीक है, 10 में से 7 विकेट जो है एक बॉलर ने ले लिए। ये पहली बार हुआ है, नहीं हुआ है पहली बार। ठीक है, सबसे तेज का मतलब क्या है कि सबसे कम गेंदों में इन्होंने बच्चे सिर्फ 34 बॉल में, आई थिंक इन्होंने सिर्फ 34 बॉलों में जो है 7 विकेट ले लिए। और इनका नाम क्या है, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है वानिंदु हसरंगा। ठीक है, वानिंदु हसरंगा इनका नाम है, और देश याद रखना श्रीलंका। तो 2 क्रिकेट के रिकॉर्ड आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, एक आपका T20 का है, एक आपका वनडे इंटरनेशनल का है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस घराने से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न।
ठीक है। ऑबिचरी, ऑबिचरी से प्रश्न है। अभी हाल ही में जो है प्रभा अत्रेय जी का निधन हुआ है। प्रभा अत्रेय जी कौन से फील्ड से संबंधित है? तो पहले तो याद रखना संगीत से इनका संबंध है। बहुत फेमस गायिका, हिंदुस्तानी संगीत की बहुत फेमस गायिका। ठीक है, अलग अलग जो संगीत की जो अलग अलग विधाएं होती हैं, ठीक है, शैलियाँ होती हैं, उनमें जो है पारंगत थी। ठीक है, मतलब किसी एक विधा में नहीं कह सकते कि ये वाला गाना जो है, ये वाली जो शैली है इसमें पारंगत थी। ठीक है, लगभग हिंदुस्तानी संगीत की जो आपकी बहुत फेमस फेमस जो शैलियाँ होती हैं सभी में पारंगत थी। ठीक है, नाम है प्रभा अत्रेय। अभी 2022 में ही जो इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था, ये भी याद रखना इनके बारे में। 2022 में पद्म विभूषण भी इन्हें मिला था। अब पूछा जाता है कि कौन से हिंदुस्तानी संगीत में बच्चे अलग अलग घराने हैं। घराने के एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, ग्वालियर घराना है, पटियाला घराना है, किराना घराना है, रामपुर घराना है, और भी बहुत सारे घराने हैं। लेकिन इनका संबंध कौन से घराने से है? तो इनका संबंध है किराना घराने से। ठीक है, किराना घराना याद रखना। किराना घराने की जो गायिका है बहुत फेमस प्रभा अत्रेय, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? लगातार तीसरी बार बच्चे, लगातार तीसरी बार अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी, इन्हें जो है फीफा के द्वारा पुरुष खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है इन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें मिला है। नाम याद रखना, अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी। भारतीय नौसेना में नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में ये आपका रिपीट हो गया बच्चे, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को आपका नियुक्त किया गया है नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में। अगला है भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज हाल ही में सेवा मुक्त हो गया है? सेवा मुक्त होने का मतलब क्या है? ये रिटायर हो गया है, डी कमीशन हो गया है। ठीक है, डी कमीशन हो गया है, रिटायर हो गया है। भारतीय नौसेना के 3 जहाज जो है हाल ही में रिटायर हुए हैं। एक का नाम तो है आपका चीता, एक का नाम है आपका गुलदार, एक का नाम है आपका कुंभीर। ठीक है, तो चीता, गुलदार और कुंभीर ये क्या है? जानवर के नाम नहीं है। ये तीनों जो है आपके भारतीय नौसेना के जहाज थे, जो कि 1980 के दौर से जो है भारतीय नौसेना में काम कर रहे थे। अभी हाल ही में 2024 में जो है तीनों को ही रिटायर कर दिया है। ठीक है, तो नाम याद रखना, चीता है, गुलदार है और कुंभीर है। अगला एमी अवार्ड का एक और कैटेगरी आपको पूछी हुई। एमी अवार्ड अभी आप लोगों ने देखा कि द बियर इसे क्या है? बेस्ट कॉमेडी सीरीज, बेस्ट कॉमेडी सीरीज का किताब मिला है। एक और कैटेगरी आपको पूछी हुई है, बेस्ट ड्रामा सीरीज का किससे मिला है? बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट ड्रामा सीरीज मिला है सक्सेशन को। ठीक है, सक्सेशन को किसके अंदर? एमी पुरस्कारों के अंदर। अगला है विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ करके भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है? विश्वनाथ आनंद बच्चे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। ठीक है, पहले ग्रैंड मास्टर चेस में, शतरंज में। हाल ही में एक खिलाड़ी है जिन्होंने दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन को, हर साल जो है वर्ल्ड चैंपियन की एक चैंपियनशिप होती है चेस में, शतरंज में, उसे जो है कोई खिलाड़ी जीतता है और वो पूरे साल के लिए जो है आपका वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। अभी 2023 में जो वर्ल्ड चैंपियन बना था बच्चे, उनका नाम है डिंग लिरेन। ठीक है, डिंग लिरेन नाम है, और ये कहाँ के हैं? चाइना के हैं। ये चाइना के पहले चेस चैंपियन भी हैं। ठीक है, ये चाइना के पहले चेस चैंपियन हैं, और हाल ही में इन्हें जो है एक भारतीय खिलाड़ी ने हरा दिया है। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। इनका नाम है रमेश बाबू प्रगनंदा। और इनसे पहले ये काम किसने किया था? मतलब वर्ल्ड चैंपियन को हराना, ये दूसरी बार जो है इंडिया में हुआ है कि वर्ल्ड चैंपियन, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है, उन्हें हराया गया है। ये आर प्रगनंदा से पहले जो है विश्वनाथ आनंद कर चुके हैं। ठीक है, और विश्वनाथ आनंद के बाद जो है रमेश बाबू प्रगनंदा ने ये काम किया है। इसीलिए बच्चे ये अभी वर्तमान में भारत के शतरंज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गए हैं, विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ करके। ठीक है, तो रमेश बाबू प्रगनंदा का नाम याद रखना। इन्होंने बच्चे आपका टाटा मास्टर्स, चैंपियन का नाम था टाटा मास्टर्स चैंपियनशिप का नाम था, और टाटा मास्टर्स में जो है इन्होंने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डिंग लिरेन को हरा दिया है। ठीक है, अगला है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान क्या है? देखिए, GFP एक रैंकिंग आती है बच्चे, GFP रैंकिंग हमेशा समझ जाना। यहाँ पे तो पूरा नाम लिखा हुआ है ग्लोबल फायर प्री, लेकिन कहीं पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा पूरा नाम, तो याद रखना कि जो GFP रैंकिंग होती है, ये रैंकिंग होती है किन की?
जो देश होता है, देशों की जो सेनाएं होती हैं, किस देश की सेना कितनी पावरफुल है, ठीक है, किसी कंट्री की जो सेना है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, उसे रैंक किया जाता है और उस रैंक को कहा जाता है जीएफपी रैंकिंग, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो है आपका 2024 में ये रैंकिंग फिर से जो है आपकी जारी हुई है और इस रैंकिंग में देखिए आपके टॉप 10 कंट्रीज सबसे शक्तिशाली सेना माना गया है यूनाइटेड स्टेट की है, दूसरे नंबर पे है रसिया की, तीसरे नंबर पे है चाइना की, चौथे नंबर पे है इंडिया की, जो आपको प्रश्न पूछा हुआ है। भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान है चौथा, ठीक है, चौथे नंबर पे है इंडिया की। उसके बाद है साउथ कोरिया की, यूनाइटेड किंगडम की, जापान की, तुर्की की, पाकिस्तान की और इटली की, ठीक है। तो ये है आपके टॉप 10 कंट्रीज, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली सेना वाले देश, ठीक है। तो इसमें याद रखना पहले नंबर पर यूएस है और हम हैं चौथे नंबर पे। अगला, एशिया का सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। विंग्स इंडिया एक सम्मेलन है, ठीक है, इसे कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा एक्सपो है, ये सम्मेलन है, ठीक है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, इसे आयोजित किया गया है हैदराबाद में, हैदराबाद बोले तो तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम भी याद रखना क्योंकि इसी एयरपोर्ट में जो है इसका आयोजन किया गया है। एयरपोर्ट का नाम है बेगमपत, ठीक है, बेगमपत नाम का जो है आपका एक एयरपोर्ट है हैदराबाद में। उसी एयरपोर्ट में जो है आपका विंग्स इंडिया 2024 नाम से जो है आपका एक सम्मेलन हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है और इसमें जो है लगभग 106 कंट्री से जो है लोग आने वाले हैं। तो बहुत बड़ा सम्मेलन है बच्चे, याद रखना। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। सम्मेलन का नाम क्या है, विंग्स इंडिया। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा। देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक एग्रीमेंट पे साइन किया गया है, समझौता किया है इन्होंने, किसके साथ में, तेलंगाना की सरकार के साथ में, ठीक है, तेलंगाना की सरकार के साथ में एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। और ये एग्रीमेंट पे साइन किस विषय को लेकर के हैं, ये विषय है बच्चे कि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पहला सेंटर खुलने जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना, भारत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो पहला सेंटर खुलने जा रहा है वो कहाँ पे खुलेगा, तेलंगाना में खुलेगा। किस चीज़ के ऊपर जो है फोकस करेगा सेंटर, ये करेगा स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य देखभाल पे और जीवन विज्ञान पे, ठीक है, लाइफ साइंस पे। अगला है आपका, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला किसने शुरू की है। अयोध्या बच्चे 21, वैसे तो ये आपका काफ़ी दिनों का आयोजन है, ठीक है। जो राम मंदिर बनी है अभी पूरी बनी नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है आपका राम की मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा वाला कार्यक्रम है वो होने वाला है, ठीक है। तो इसी विषय में जो है आपका ये पूरा का पूरा जो पूरा सिनारियो आप लोग देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से, ठीक है, एक तरीके से फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। तो इसी अवसर पर जो है आपका जो राम मंदिर है उसको समर्पित जो है डाक श्रृंखलाओं की जो है एक सीरीज निकाली जा रही है, ठीक है। अब किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया है, जो समर्पित स्मारक डाक टिकट है ये शुरू किया गया है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पूर्वी नौसेना कमान सिर्फ आपके इंडियन नेवी के लिए ही बच्चे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। आपके एग्जाम है, चाहे ड्राफ्टमैन दे रहे हैं, चाहे चार्जमैन दे रहे हैं, चाहे नेवी ट्रेड्समैन मेट दे रहे हैं, याद रखना इनका नाम है शांतनु झा, ठीक है। शांतनु झा को जो पूर्वी नौसेना कमान है उसके मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, अब यहाँ पे आपके इस हफ्ते के जो आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो समाप्त हो गई, ठीक है। जो मैंने न्यूज़ बच्चे डिटेल में बताई है, आप ये मत सोचा करिए कि जो मैंने आपको सिर्फ प्रश्न का उत्तर बताया है वही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न के उत्तर को जिस प्रकार से मैं एलिब्रेट करती हूँ, ठीक है, आपको जो डिटेलिंग बताई जाती है वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप ये सेशन देख रहे हो तो कॉपी और पेन लेकर के बैठें, जो मैं कह रही हूँ उसे नोट करते जाइए, ठीक है, उसे नोट करते जाइए। ये जो PDF है आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलती है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर फ्री मिलती है, लेकिन इसका उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि आप जो है सब सुनने से काम चलाएं। अगर आपके पास में समय है तो इसे थोड़ा सा जो है अपना आप देख ही रहे हैं, आपका टाइम वैसे भी जा रहा है, तो जब भी देखें बच्चे कॉपी और पेन अपने साथ में रखें। जो भी पॉइंट आपको लगता है कि मुझे नोट करना चाहिए या फिर मैं बाद में भूल जाऊंगी तो उसे जो है उसी समय नोट कर लेना है, ठीक है। PDF इसलिए दी जाती है कि आप जो है बाद में उसे रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। इसलिए नहीं दी जाती कि आप लोग कामचोर बन जाए, ठीक है। चलिए, अब ये जो है आपका ये रिवीजन है, ठीक है, ये आपका रिवीजन है, इसे आपको नोट करना है तो करिए, नहीं तो याद रखिए।
इसको जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत में किस स्थान पर विकसित किया जाना प्रस्तावित है? अनिल अग्रवाल जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है बच्चे, ये जब बन करके तैयार होगा तो भारत में क्रिकेट का जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। अभी वर्तमान में कौन है? अभी आपका जो अहमदाबाद में है, गुजरात में अहमदाबाद में, जिसे हम मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहते हैं, वो आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। जो बच्चे ये बन करके तैयार होगा ये आपका दूसरे नंबर पे होगा, और ये कहाँ पे बन रहा है? जयपुर में बन रहा है, ठीक है। अगला है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ जिसका नाम है दस्तलिक, ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसे कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये जो आपका हुआ है बच्चे दस्तलिक, ये हुआ आपका राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है? 2023 का राजस्थान में। बस इसमें आपको ज़्यादा जो याद रखना है, वेन्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन से दो देश हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो दस्तलिक जो होता है वो आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, 1 सेकेंड, ये बच्चे आपका थोड़ा सा गलत हो गया बच्चे, ये सॉरी, ये आपका राजस्थान में नहीं है, ठीक है, ये है आपका उत्तराखंड में, ठीक है। दस्तलिक 2023 आपका राजस्थान में नहीं हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था। अगला आपका, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को वर्ष की फिल्म चुना गया, यानी कि फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया उस फिल्म को जिसने कि काफ़ी लंबे टाइम बाद हमारे जो ऑस्कर जीतने का जो सपना था वो पूरा किया है। मूवी का नाम है RRR, ठीक है, RRR इसे चुना गया है फिल्म ऑफ द ईयर। किस पूर्व IAS अधिकारी को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? अब नीति आयोग के जो नए CEO हैं वर्तमान में, वो आपके कुछ ही महीनों पहले बने बच्चे, और कुछ ही महीनों पहले का ही करंट में आपको रिवाइज करवा रही हूँ, तो इनका नाम याद रखना। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम। अगला है आपका, प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा, ये किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? अब जो प्रोबा 3 मिशन है ये जो है आपका सूर्य के लिए भेजा जा रहा है। ये कैसा मिशन है बच्चे? सोलर मिशन है, याद रखना, ये एक सोलर मिशन है, और ये सोलर मिशन जो है आपका भेजा जाएगा किसी दूसरे देश की स्पेस एजेंसी के द्वारा, लेकिन जो रॉकेट इस्तेमाल होगा वो हमारा होगा, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये संयुक्त रूप से भेजा जा रहा है, ठीक है। देखिए, अगर आपको देखे तो बच्चे ये आपका रॉकेट होता है, ठीक है। रॉकेट जो है आपका एक वाहन है, वाहन, ठीक है। जैसे गाड़ियाँ होती हैं, आप यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वाहन का इस्तेमाल करते हैं, कार का कर सकते हैं आप, बाइक का कर सकते हैं, साइकिल का कर सकते हैं, तो वो वाहन है बच्चे, आपको इधर से उधर ले जाने का काम करती है। वैसे ही जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह होते हैं, या फिर कोई भी आपका स्पेस में छोड़ने वाली चीज़ है, आपको कोई भी चीज़ यहाँ से स्पेस में छोड़नी है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? एक व्हीकल चाहिए होगा। तो उस व्हीकल को जो है हम शॉर्टकट में कह देते हैं रॉकेट, ठीक है। तो देखिए, जो आपका प्रोबा 3 मिशन जाएगा, ये जाएगा अंतरिक्ष में, इसे ले जाए किसके द्वारा जाएगा? हमारे व्हीकल के द्वारा, ठीक है। तो जो हमारा व्हीकल है, यानी कि इसरो का जो आपका व्हीकल है वो है आपका PSLV, ठीक है। इस रॉकेट का नाम है PSLV। इस पे रख करके या फिर इस पे बैठ करके जाएगा प्रोबा 3 मिशन। आपको ये पूछा है कि प्रोबा 3 मिशन है किसका, ठीक है। तो ये प्रोबा 3 मिशन किसका है बच्चे? ESA का है। आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, ESA का मतलब क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। यूरोप की स्पेस एजेंसी का एक मिशन जा रहा है प्रोबा 3। ये जा रहा है बच्चे सूर्य का अध्ययन करने के लिए, जैसा हमारा गया है आदित्य, ठीक है, वैसे ही आपका सूर्य का अध्ययन करने के लिए जा रहा है। लेकिन ये अकेले नहीं जा पा रहा है, तो इसीलिए जो है हमारी गाड़ी जा रही है इसे वहाँ तक छोड़ने के लिए, ठीक है, इतना याद रखना। तो हमारी जो गाड़ी जा रही है उस गाड़ी का नाम है PSLV। तो याद रखना, इसरो का और ESA का एक संयुक्त जो है, आप कह सकते हैं संयुक्त है, ठीक है। वैसे प्रोबा 3 मिशन से कुछ भी जो है हमें लेना देना है नहीं, बस हमें जो है उसे छोड़ करके आना है, ठीक है। तो याद रखना ये किसका है? ESA का है। अगला है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया जाएगा? बताइए, धर्म गार्जियन ये इंडिया के बीच में और कौन से देश के बीच में होता है? एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इंडिया के और जापान के बीच में होता है, ठीक है, इंडिया के और जापान के बीच में होता है।
अगला है, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? जलवायु संवेदनशील सबसे ज़्यादा कौन सा वाला क्षेत्र है? देखिए, बिहार है, नई दिल्ली है, उत्तराखंड है, या फिर आपका महाराष्ट्र है। भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो कि जलवायु की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, संवेदनशील है? संवेदनशील का मतलब क्या होता है कि अगर जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रभाव पड़ेगा, तो ये पड़ेगा किसे? बिहार को। याद रखना, ये आपका बिहार है। भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित स्वदेशी डेटा लिंक संचार का क्या नाम है? क्या नाम है इसका? देखिए, एक लिंक जो है आपका विकसित किया गया है, और ये लिंक क्या है बच्चे? ये आपका भारतीय नौसेना ने लिंक विकसित किया है, ये आपका डेटा लिंक है। ठीक है, डेटा लिंक है। इसका नाम जो है आपका क्या रखा गया है? हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे जो है आपका विकसित किया है, और नाम इन्होंने रखा है वायु लिंक, कंफ्यूज करने के लिए। नेवी लिंक रख सकते थे नाम, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज करना है आप लोगों को, तो वायु लिंक इसका नाम रखा है, और इसे डेवलप किया है भारतीय नौसेना ने। अगला है, गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? आपको शॉर्टकट में पूछा जाएगा कि गुलाब चंद कटारिया कौन से राज्य के गवर्नर हैं? कौन से राज्य के गवर्नर हैं ये? आसाम के हैं बच्चे। अगला है, बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग के शीर्षक प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? महिला प्रीमियर लीग 2023 में पहली बार हुआ था। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL पहली बार हुआ था 2023 में, मुंबई की टीम ने जीता था। अब आप जैसे IPL देखते ना, IPL से पहले कंपनी का नाम जरूर आता है विवो IPL। ठीक है, विवो IPL। विवो IPL का मतलब क्या है? या फिर आएगा टाटा IPL, या फिर आएगा टाटा IPL। ठीक है, तो ये क्यों आता है? IPL से पहले इन कंपनियों का नाम लेना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि कंपनियों ने जो है इनकी स्पॉन्सरशिप खरीदी है। ये जो पूरा IPL हो रहा है ये पैसे से चल रहा है, और कौन पैसे दे रहा है? वो पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम हम लेते हैं बच्चे, वो स्पॉन्सर कंपनी होती है। ठीक है, तो वही पूछा हुआ है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि 2023 में हुआ था, इसे कौन सी कंपनी के द्वारा प्रायोजित किया गया था? जिन्होंने IPL का प्रायोजन किया था उन्होंने ही जो है ये प्रायोजन किया था। ठीक है, तो टाटा का नाम याद रखना बच्चे, टाटा ग्रुप, टाटा का WPL, टाटा का IPL। ठीक है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा किया है? ब्रॉड गेज मार्ग, ब्रॉड गेज जो मार्ग होते हैं रेलवे के सारे जितने ब्रॉड गेज यहाँ पे आपके रेलवे ट्रैक हैं, सभी को जो है आपका इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। ठीक है, विद्युतीकरण उनका कर दिया गया है। कहाँ पे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा बन गया है? ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका का ऐसा शहर जिसने कि पहली बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बैन लगाया है, अभी तक नहीं था। बताइए, ये जो कंट्री है अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप मानते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अभी तक जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बैन नहीं था। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बैन लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा है बच्चे? सिएटल। ठीक है, सिएटल। भारत सरकार ने किस वर्ष तक $1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? हमने $1 ट्रिलियन की पर्यटन अर्थव्यवस्था। पर्यटन अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? ऐसी इकोनॉमी जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड हो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों पे डिपेंड हो, पर्यटक स्थलों पे डिपेंड हो। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी जो है हमें बनानी है $1 ट्रिलियन की। और कब तक बनानी है बच्चे? ये बनानी है हमें 2047 तक, 2047 तक। अडानी बंदरगाह ने कराईकल बंदरगाह के अधिग्रहण की घोषणा की है। अब वह भारत में 14 बंदरगाहों का संचालन करता है। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। कराईकल जो बंदरगाह है आपका, ये कहाँ पर है बच्चे? पुदुचेरी में है कराईकल बंदरगाह। ठीक है, अब खबर पहले देख लेते हैं कि क्या है। कराईकल बंदरगाह जो है पुदुचेरी में स्थित एक बंदरगाह है। इसे जो है आपका अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है। एक्विजिशन का मतलब है खरीद लिया है। और ये जो कंपनी है अभी भारत में जो है कितने बंदरगाह इसके पास में? अडानी बंदरगाह के पास में, इसके पास भारत में 14 बंदरगाह हैं जिसका संचालन ये कंपनी करती है। ठीक है, अगला है आपका, भारत में इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पहली बार फर्नेरियम स्थापित किया गया है? फर्नेरियम पहले जानते हैं, फर्नेरियम क्या हुआ? फर्नेरियम बच्चे आपका एक ऐसा स्थान जहाँ पे फर्न की सारी प्रजातियाँ मिलती हैं। ठीक है, फर्न की सारी प्रजातियाँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्न आप लोगों ने देखा होगा घर में, नर्सरी में कभी इस तरीके से आपका
बहुत नमी में उगते हैं ये, बहुत खूबसूरत ही दिखते हैं ये पेड़। ठीक है, इस तरीके से वैसे तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये जो आपके फर्नी के पेड़ हैं, और ये सिर्फ एक फर्नी का पेड़ नहीं है, फर्नी की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो इस फर्नेरियम में जो है आपके फर्नी के सारी प्रजातियों को रखा गया है, इसीलिए इसका नाम है फर्नेरियम। लेकिन ये फर्नेरियम बना कहाँ पे है? ये फर्नेरियम बना है आपका इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर। अब इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आपका केरला में। ठीक है, केरला में बच्चे, कहाँ पे? ये केरला में है। चलिए, आज का आपका रिवीजन भी हो गया समाप्त। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी आपको? नोट कर लीजिए, पीडीएफ मिलेगी आपको मेक इट इजी स्किल्स मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके अंदर फ्री यूट्यूब पीडीएफ है। फ्री यूट्यूब पीडीएफ के अंदर भी जो है सेक्शन बने हुए हैं। करंट अफेयर का अलग है, जो हमारी डेली नेवी ट्रेड्समैन मेट की जो क्लासेस चलती हैं उस पर अलग है। ठीक है, तो अलग अलग जो है वहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं, वहाँ पे आपको ये वाली पीडीएफ ज्यों की त्यों मिल जाएगी। ठीक है, ये जो है आपका रिविजन में काम आएगी। जब आपके पास में टाइम हो, एग्जाम से पहले जस्ट आपको देखना हो कौन कौन से क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, तो उसके लिए जो है आपका ये बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा बच्चे, नेवी ट्रेड्समैन मेट के लिए अभी ज़्यादा समय नहीं है, और अभी भी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी भी आपके पास में चीज़ें नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो आप लोग जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जा करके हमारे कोर्स को एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स जो है आपको मिल जाएगा इसी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट के नाम से है। उसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है कंटेंट को बाहर से देख सकते हैं। मतलब पहले आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, खरीदने से पहले जो है आप लोग को बाहर से दिख जाएगा कि इस कोर्स के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, कितने वीडियोस हैं, कितनी पीडीएफ है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मटेरियल दिख जाएगा, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मुझे मिलने वाली है। उसके बाद आप उसे खरीद सकते हैं। खरीदने से पहले कूपन कोड का इस्तेमाल जरूर करें। कूपन कोड है आपका MIES। ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादा पैसे कट जाएंगे, फिर जो है आप लोग कॉल करते फिरेंगे, पैसे कट गए ज़्यादा। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।